आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किसी भी नए व्यावसायिक संगठन को एक लाभदायक व्यवसाय प्रारंभ एवं स्थापित करने में पहले से स्थापित व्यवसाय की तुलना में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक चालू व्यवसाय को क्रय करता है तो क्रेता को उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसका सामना विक्रेता ने उस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए किया था। ऐसी परिस्थिति में व्यवसाय का विक्रेता क्रेता से शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक राशि की मांग कर सकता है। इस एक्स्ट्रा राशि को ही हम प्रीमियम या गुडविल कहते हैं। नए व्यवसाय में ग्राहकों की संख्या पुराने या स्थापित व्यवसाय की तुलना में हमेशा कम होगी। एक नया व्यवसाय अपने अच्छे स्वभाव, व्यवहार, ईमानदारी के कारण स्थायी ग्राहक बना सकता है। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन डे बाय डे ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप लाभों में भी वृद्धि होती है। यह सब उसके अच्छे नाम की वजह से ही संभव होगा। यानी जो उसने, यदि कोई संस्था नई स्थापित होती है तो उसका जो स्वामी है यदि अपना अच्छा व्यवहार रखता है, अपने जो माल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही मेंटेन करता है, अच्छी सर्विस देता है, सही मूल्य पर देता है, तो ऐसी क्वालिटी की वजह से उसके ग्राहकों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जाएगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसकी वजह से उसकी एक रेपुटेशन बन जाती है मार्केट में उसकी बिजनेस की। यदि संस्था लाभदायक है तो ख्याति उसके लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। ख्याति संस्था की प्रतिष्ठा का वह मूल्य है जिसे बिना किसी विशेष प्रयास के लाभों को कमाने की क्षमता के रूप में देखा जा सकता है। यानी गुडविल की जो वैल्यू है या गुडविल है, उसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी संस्था यदि ऐसी है जिसमें बिना एक्स्ट्रा प्रयास किए हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेंगे, तो वो जिस वजह से होती है उसे हम जो नाम देते हैं वो हमारा होता है गुडविल। या ऐसे कहें कि यदि किसी बिजनेस में यदि इसकी शुद्ध मूल्य, उसकी जो भी नेट असेट्स है, उससे ज़्यादा राशि का भुगतान करने को यदि सब लोग तैयार हैं, उसके क्रेता तैयार है देने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा राशि है वो उस संस्था की गुडविल कहलाती है। ये जो गुडविल है ये एक संस्था के लिए इंटेंजिबल असेट्स होती है, एक अमूर्त संपत्ति होती है। गुडविल संस्था के लिए खरीदी हुई भी हो सकती है यदि बिजनेस को हमने किसी से क्रय किया है तो, और एक्स्ट्रा हमने पेमेंट किया है। और ये सेल्फ जेनरेटेड भी हो सकती है यदि स्वामी ने खुद ने अपने प्रयासों से अपनी संस्था की ख्याति बनाई है, तो ये सेल्फ जेनरेटेड गुडविल भी हो सकती है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग ऐसी ख्याति को, सिर्फ क्रय की हुई ख्याति को ही पुस्तकों में दिखा सकते हैं। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल को बुक्स के अंदर शो नहीं किया जा सकता। जब भी किसी व्यवसाय के स्वभाव में किसी स्वरूप में परिवर्तन होता है, जैसे कोई एकल व्यवसाय जो हमारा सोल ट्रेड है उसको बेचा जा रहा हो, या उसमें कोई पार्टनर एंटर कर रहा हो, या पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरह का चेंजेस हो रहा हो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा हो, नया पार्टनर का एडमिशन हो, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, डेथ हो गई हो, फर्म किसी कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो, या इसका कोई अमलगमेशन हो रहा हो। इसी तरह से यदि किसी कंपनी को कोई बेच रहा हो या दूसरी कंपनी के साथ उसका अमलगमेशन हो, या कंपनी का टेक ओवर किया हो, तो ये जब भी किसी संस्था का स्वरूप चेंज हो रहा है तो उस स्थिति में उस संस्था की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। उस समय हमें आवश्यकता होती है कि गुडविल की वैल्यू को हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि क्या आधार है गुडविल निकालने के लिए। जब वैल्यूएशन किया जाता है तो क्या उसके मेन आधार है, कौन से मेन चीज़ें हैं जिसके बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ, कोई भी ख्याति के लिए भुगतान इसलिए करता है क्योंकि वह भविष्य में सामान्य से अधिक लाभ कमाना चाहता है। यानी कोई भी व्यक्ति एक मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहता है, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए ही वो किसी विशेष संस्था को एक्स्ट्रा भुगतान करेगा। ख्याति के मूल्यांकन में से पहले हमें जिन लाभों की गणना करनी होती है वो उसके मेन जो आधार होते हैं वो है हमारे वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, और सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट। ये दो मेन आधार हैं जिनके बेस पर किसी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यानी वास्तविक औसत लाभ का गणना किस तरह से की जाएगी।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना के लिए हम 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करते हैं, 3 चरणों में हम गणना की जाती है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की। उसका फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, समायोजित लाभ की गणना। फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम उस कंपनी के पिछले 3 वर्षों के, 5 वर्षों के, जितनी भी अवधि को हमने बेस माना है उतने अवधि के वर्षों को, जिसके बेस पर हम निकाल सकें कि संस्था का ट्रेंड क्या है प्रॉफिट का, की वृद्धि होने का, या उसकी ट्रेंड क्या है एक्चुअल में। उसके लिए हम पिछले 3 या 5 वर्षों के लाभ लेंगे। इस लाभ में से सभी सामान्य खर्चे जैसे जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन और डेप्रिशिएशन, जो भी नॉर्मल खर्चे बिजनेस संबंधित होते हैं वो सब इसमें से लेस किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा यदि हमने किसी दायित्व या हानि के लिए कोई प्रोविज़न बनाया हुआ होता है तो वो प्रोविज़न भी इसमें से लेस किया हुआ होना चाहिए, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कोई भी समायोजन इसमें नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात यदि हमारी चालू संपत्तियों में, करंट असेट्स में और करंट लायबिलिटीज़ में भी कोई चेंजेस हो रहा है तो उसका भी एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट्स में किया जाएगा। यानी यदि हमारी करंट एसेट्स में कोई कमी हो रही है या चालू दायित्व के मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो इसे लाभ में से घटा दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि करंट एसेट्स बढ़ रही है और चालू दायित्व के मूल्यों में कमी हो रही है तो इसे जोड़ दिया जाएगा। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम है उसको हम लाभ में से घटा के दिखा देंगे, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल लाभ को, जो भी बिजनेस के लाभ है उसके लिए मेन रोल प्ले नहीं करते हैं, तथा ऐसे इनकम को भी हम इसमें से लेस करके दिखा देंगे। इसके अलावा यदि किसी पर्टिकुलर ईयर में के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल लॉस शामिल है तो उसको उसमें वापस जोड़ दिया जाएगा, और यदि कोई एबनॉर्मल गेन शामिल है तो उसको इसमें से घटा दिया जाएगा। यानी हमें नॉर्मल ट्रेंड का प्रॉफिट चाहिए, एबनॉर्मल आइटम यदि हैं तो उसको हम इसमें से हटा देंगे। और यदि किसी वर्ष की हानि या लाभ खुद ही अपने आप में एबनॉर्मली ज़्यादा या कम हो तो उसे हम एवरेज निकालने के लिए ये शामिल नहीं करेंगे। हम इसको परफॉर्मे के फॉर्म में देखें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रॉफिट इस तरह निकाला जाएगा। नेट प्रॉफिट ले लेंगे किसी भी ईयर का, उसमें से हम एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, लॉसेज यदि हैं तो इसे वापस जोड़ देंगे। इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ करंट असेट्स जोड़ के दिखाएंगे और डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज़ जोड़ के दिखाएंगे। लेस करने में हम कब एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट है उसको इसमें से हम लेस कर देंगे। जस्ट विपरीत देखेंगे तो डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ करंट असेट्स और इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज़ में से हम लेस करके दिखाएंगे। इसके अलावा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डिज़ायर्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी इसमें से हम लेस कर देंगे, तो जो राशि निकलेगी वो हमारी कहलाएगी एडजस्टेड प्रॉफिट। ये एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा 3 वर्षों का या 5 वर्षों का या 7 वर्ष जैसी भी प्रश्न में सूचना उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ हो सकता है। सेकेंड स्टेप के अंदर हम निकालेंगे एवरेज। जो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद हमने जो प्रॉफिट लिए हैं वो 3 वर्ष या 5 वर्ष जितने वर्षों हमने प्रॉफिट लिए हैं उनका हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज 2 तरह से हो सकता है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। यदि हमारे प्रॉफिट का हम ट्रेंड लगातार बढ़ने या घटने का, या हम देखें कि प्रॉफिट हमारा लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, तब तो हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हम फर्स्ट ईयर को 1, सेकेंड ईयर को 2, थर्ड ईयर को 3, ऐसे ही कंटिन्यूसली हम आगे वेट दे देंगे और वेट निकालने के पश्चात उसका हम वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। और यदि उनका ट्रेंड लगातार बढ़ने और घटने का नहीं है तो हम सिंपली प्रॉफिट्स को जोड़ के नंबर ऑफ़ ईयर्स को डिवाइड करके उसका सिंपल एवरेज निकाल लेंगे। यानी उनमें इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, हमारा फ्लक्चुएटिंग है, तब तो हम सिंपल एवरेज निकालेंगे। कंटिन्यूस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो फिर हम निकालेंगे वेटेड एवरेज। यानी जो भी हमारा प्रॉफिट आया था जिससे प्रॉफिट, उसको हम रिलेटेड वेटेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकलेगा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट में हम डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट को तो हमारा निकल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तीसरा जो स्टेप है उसमें हम निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद इसमें से वो एडजस्टमेंट किए जाएंगे जो फ्यूचर में होने की संभावना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है कि फ्यूचर में हम क्या प्रॉफिट कमाएंगे, वो डिसाइड करता है हमारी गुडविल की वैल्यू को। तो कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट जो फ्यूचर में जो चेंजेस होने की संभावना है उसका एडजस्टमेंट हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट में। ये कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं? फर्स्ट, यदि व्यापार के स्वामी और साझेदारों को कोई एक रीजनेबल पारिश्रमिक दिया जाना तय हुआ है तो वो इसमें से लेस करके दिखाया जाएगा। ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी नहीं हो रहे लेकिन फ्यूचर में होने की संभावना है उसको भी इसमें से लेस कर देंगे।
इसके जस्ट विपरीत कोई इनकम ऐसी है जो अभी नहीं हो रही लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, उसको हम इसमें जोड़ के दिखा देंगे। इसी तरह से कोई खर्चा जो अभी हो रहा है लेकिन भविष्य में नहीं होगा, उसको हम इसमें वापस जोड़ देंगे। और इसके विपरीत कोई इनकम ऐसी है जो अभी हो रही है भविष्य में नहीं होगी, उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। यानी कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में हमारी इनकम को बढ़ाएगी, प्रॉफिट को बढ़ाएगी, उसे हम जोड़ के दिखा देंगे, और जो हमारे फ्यूचर की इनकम को कम करेगी उसको हम घटा के दिखा देंगे। यदि फिक्स असेट्स जैसे प्लांट मशीनरी बिल्डिंग वगैरह की रिवैल्यूएशन करवाया और उनके मूल्य में वृद्धि या कमी हो रही है, तो उनके डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से करेंगे निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम डेप्रिसिएशन रेट इस प्रकार से लेंगे। लैंड पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, बिल्डिंग पर 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, मोटर व्हीकल पर 15% और फर्नीचर पे 10% की दर से हम पर एनम की दर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यदि प्रश्न में अलग से रेट नहीं दे रखी हो तो। इसमें से फिर हम गैर व्यापारिक विनियोगों पर आए। यदि गैर व्यापारिक विनियोगों की जो इनकम पर्टिकुलर किसी ईयर की नहीं है, इन जनरल है, तो इसे हम एवरेज प्रॉफिट में से घटा के दिखाएंगे। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यदि पर्टिकुलर ईयर का ना हो कि इन जनरल फ्यूचर से संबंधित है, तो उसे भी हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से घटा के दिखाएंगे। और टैक्स में भी यदि कोई एडजस्टमेंट फ्यूचर में टैक्स की सूचना दे रखी है कि फ्यूचर में टैक्स इतना होगा, तो नई टैक्स रेट से जो टैक्सेशन होगा उसको हम एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे। यानी ये जो 3 आइटम है हमारे, यदि पर्टिकुलर ईयर के हैं तो एवरेज से पहले एडजस्टमेंट किया जाएगा, पर्टिकुलर ईयर के ना हो के जनरल फ्यूचर से संबंधित हैं तो इसे हम एवरेज निकालने के बाद लेस करेंगे। इसको परफॉर्मे के फॉर्म में देखें तो हमारा परफॉर्मा कुछ इस तरह से बनेगा। एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला था सिंपल या वेटेड एवरेज से, उसमें हम ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस दैट विल नॉट इनकर इन फ्यूचर, ऐसे खर्चे जिसकी भविष्य में होने की संभावना नहीं है। इनकम एंड प्रॉफिट दैट विल अराइज इन फ्यूचर, कोई भी इनकम जो फ्यूचर में होने की संभावना है। सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी हो रही है तो डेप्रिसिएशन हमारा बच रहा है, उसको भी हम इसमें जोड़ के दिखा देंगे। इसके विपरीत हम लेस करेंगे ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में जिनके होने की संभावना है, ऐसी इनकम जिसके फ्यूचर में होने की संभावना नहीं है। आपके स्वामियों को ऑनर्स का फेयर रेम्युनरेशन, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे इनकम, एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन फ्यूचर और प्रोविजन फॉर टैक्स इन करंट रेट, इन सबको इसमें लेस कर देंगे। तो जो राशि हमारी निकलेगी वो कहलाएगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये एक पूरा प्रोसेस है एफएमपी निकालने का, जो हमारा बेस है, सबसे मेन बेस है हमारा गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। मैं फिर वापस से थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। ये 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले स्टेप में हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, जिसके लिए हम 3 या 5 साल के प्रॉफिट्स ले लेंगे, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम है उसका एडजस्टमेंट कर देंगे, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट हमारा निकलेगा उस प्रॉफिट में हम, यदि वो फ्लैक्चुएटिंग है तो सिंपल एवरेज निकालेंगे, और यदि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो उसको हम वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज निकालने के बाद उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे ऑनर्स के रेवन्यूशन का, फ्यूचर एक्सपेंसेस का, फ्यूचर इनकम का, और डेप्रिसिएशन में जो भी चेंजेस होंगे, तो हमारा निकल जाएगा एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या फिर इसे हम कह सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम इस किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। 1 अप्रैल 2020 को सचिन ने अजहर से व्यापार क्रय किया। अजहर ने 31 मार्च को समाप्त हुए विगत वर्षों में प्रति वर्ष के लाभ इस प्रकार दे रखे हैं। इसमें 2017, 18, 19 और 20 हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट इसमें दे रखे हैं। यह ज्ञात हुआ कि 2017 वर्ष के लाभों में 12,000 रुपये का संपत्ति की विक्रय से लाभ, 2018 वर्ष के लाभों में 13,000 रुपये का आग से असाधारण हानि सम्मिलित थी। ये हमारे एबनॉर्मल आइटम हैं दोनों ही। व्यवसाय की संपत्तियां बीमित नहीं थी और अब सचिन संपत्तियों का बीमा कराना चाहता है। बीमित नहीं थी मतलब अभी तक ये खर्चा नहीं है, पर फ्यूचर में बीमा कराएंगे तो हमारा खर्चा होने की
संभावना है। ये बीमा प्रीमियम 3000 हमारा फ्यूचर एक्सपेंसेस है। सचिन वर्तमान में लेखापाल के रूप में काम कर रहा है एवं 2000 रुपये प्रतिमाह वेतन कमा रहा है। अब सचिन अपने लेखापाल की सेवाएं समाप्त करना चाहता है, जो वर्तमान में 600 प्रतिमाह की वेतन पा रहा है। अब सचिन चूंकि अभी अकाउंटेंट है, नौकरी कर रहा है, तो उसे सैलरी मिल रही है 2000 पर मंथ। जब ये बिज़नेस खरीद लेगा तो इसे बिज़नेस संभालना होगा, तो इसकी ये सैलरी बंद हो जाएगी क्योंकि इसको जॉब छोड़नी होगी। तो ये वो इनकम है जो हमारी अभी हो रही है, पर फ्यूचर में हमारी ये नहीं होगी। इसके अगेंस्ट में चूँकि ये खुद अपना बिजनेस चलाएगा तो अपना अकाउंट्स का काम खुद संभाल लेगा, तो जो अकाउंटेंट वहाँ काम कर रहा है उसको जॉब से हटा देगा, जिसकी सैलरी 600 पर मंथ थी जो उसकी बच जाएगी। यानी वो एक्सपेंसेज जो अभी हो रहा है, फ्यूचर में जिसके होने की संभावना नहीं है। तो देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप फर्स्ट, एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेंगे। इसमें हमारे प्रॉफिट हैं 2017, 2018, 2019 एंड 2020। यहाँ प्रॉफिट है हमारे 17 में 82,000 रुपीज़, देन 1,07,000, 1,50,000 एंड 1,80,000। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इन ईयर्स में कोई ऐसा आइटम है जो एबनॉर्मली हम इनकम या गेन कोई लॉस है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे सूचना थी 2000 वर्ष के लाभों में 12,000 रुपये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स दे रखा है। जो हमारी कैपिटल इनकम है ये प्रॉफिट में शामिल नहीं होना चाहिए था, पर इन्होंने यहाँ शामिल कर रखा है। तो 2017 में से हम लेस कर देंगे 12,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, जो हमारी एबनॉर्मल इनकम है। इसमें से मैं लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 70,000। ऐसे 2018 के वर्ष के लाभों में 13,000 रुपये आग से हानि या लॉस ड्यू टू फायर हो रखा है। चूँकि एबनॉर्मल लॉस है, हर साल इस तरह का लॉस नहीं होता है, तो ये अपना एबनॉर्मल लॉस को इसमें हम प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस 13,000 इसमें वापस प्लस कर देंगे। तो नॉर्मल कोर्स में हमारा जो प्रॉफिट होता है 2018 में वो होता है 1,20,000 का। 19-20 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,50,000 एंड 1,80,000। अब हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में है या फ्लक्चुएटिंग है। तो यहाँ पे हमारा लगातार प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे वेटेड एवरेज। ये हमारा हो जाएगा स्टेप सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आफ्टर एडजस्टमेंट हमारा प्रॉफिट है 2017 में 70,000, देन 1,20,000, 1,50,000 एंड 1,80,000। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब इसमें हम वेट दे देंगे। तो वेट हमारा फर्स्ट ईयर में हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ये हम वेट दे देंगे। फिर हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 70,000 इंटू 1 फर्स्ट आ जाएगा 70,000, 1,20,000 इंटू 2 ये आ जाएगा हमारा 2,40,000, 1,50,000 इंटू 3 4,50,000, 1,80,000 इंटू 4 7,20,000। इसका टोटल आ जाएगा 14,80,000 और टोटल ऑफ वेट आ जाएंगे हमारे 10। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट।
यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा 14,80,000, टोटल ऑफ वेट है 10, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,48,000। स्टेप 3, इसमें हम निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे वेटेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला था वो हमारा आ गया यहाँ पे 1,48,000। अब हम देखेंगे फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होने की चांसेस हैं। तो इसमें एक दे रखा था कि अभी हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा, लेकिन फ्यूचर में हमें इंश्योरेंस कराने की इच्छा है इसमें। इसका प्रीमियम 3,000 पर एनम होगा, तो ये हमारे हो जाएंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो इसमें से लेस कर देंगे हम, क्योंकि फ्यूचर में लेस एक्सपेंसेस होगा तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, तो ये हमारा लेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, ये हमारा फ्यूचर एक्सपेंसेस है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, इसमें से हमारा ये लेस हो जाएगा। इसके बाद एक कह रखा था कि अभी ये एक जगह सैलरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है एज ए अकाउंटेंट, जहाँ सैलरी मिलती 2,000 पर मंथ। बिजनेस परचेज करने पे इसको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो इसको इन सैलरी मिलनी बंद हो जाएगी, तो ये हमारी फ्यूचर इनकम कम हो जाएगी 2,000 पर मंथ से। उससे एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जब ये खुद बिज़नेस संभालेगा तो अपना जो खुद अकाउंटेंट है तो अपने अकाउंट्स खुद संभाल लेगा। तो जो अकाउंटेंट इसके यहाँ पे काम कर रहा है सचिन, उसको ये हटा देगा अपने उस जॉब से, जिसकी सैलरी 600 पर मंथ इसकी बच जाएगी। तो ये हमारी फ्यूचर एक्सपेंसेस है जिसको होने की संभावना नहीं है। पर पहले हम लेस कर देंगे फ्यूचर इनकम जो अभी हो रही है पर फ्यूचर में नहीं होगी। तो इसमें से लेस कर देंगे अपन फेयर रेम्यूनरेशन। मान लेंगे कि इतनी सैलरी जिसको वहाँ मिल रही थी इतनी सैलरी इसको यहाँ पर भी मिलेगी, तो इतना हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ सचिन एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। $2,000 पर मंथ थी, तो साल भर की अपनी हो जाएगी ये 24,000। इसको भी इसमें से हम लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस नो मोर बी नीडेड इन फ्यूचर। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, वो थी हमारी 600 पर मंथ, तो साल भर में हमारी सैलरी बच जाएगी 7,200। ये हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हमको ये फ़ायदा हो रहा है। तो जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आ जाएगा 1,28,200। तो ये तरीका है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का। फिर ब्रीफ कर देती हूँ मैं। सबसे पहले हम जो भी प्रॉफिट को क्वेश्चन दे रखे हैं उस क्वेश्चन प्रॉफिट में से कोई भी एबनॉर्मल आइटम है तो उसमें से हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो कोई एबनॉर्मल इनकम है तो पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट में से उसको हम लेस करके दिखाएंगे। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो उसको हम उसमें वापस जोड़ के दिखा देंगे। यदि किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर इंटरेस्ट और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसको उसमें से लेस करके दिखाएंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे नॉर्मल ट्रेड के प्रॉफिट निकल जाएंगे। यदि ये प्रॉफिट्स कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज ट्रेडिंग में है तब तो हम उनको वेट दे के वेटेड एवरेज निकालेंगे, अदरवाइज निकालेंगे हम सिंपल एवरेज। यदि सिंपल एवरेज निकालना है तो प्रॉफिट्स को जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे।
यदि वेटेड एवरेज निकालना है तो पहले हम उनको वेट देंगे 1 2 3 4 के ऑर्डर में, उनको मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से, हमारा निकल जाएगा प्रोडक्ट। और वेटेड एवरेज निकालने के लिए हम निकालेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। ये निकल जाएगा हमारा। उसके बाद हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एफएमपी इसको बोलते हैं हम। उसके लिए हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होने की संभावना है, ऐड कर देंगे ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होने की संभावना नहीं है, फ्यूचर में होने वाली इनकम को जोड़ देंगे और फ्यूचर में इनकम जो नहीं होगी उसको इसमें से हम लेस कर देंगे और ऑनर्स का रेवन्यूशन इसमें से हम लेस करके दिखाएंगे। तो हमारा निकल जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल।